डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मान लो अभिमान कई बच्चों ने नहीं पढ़ा, तो देखिए किसी मोमेंट पर एक हॉरिजेंटल से मान लो रिलीज किया था आपने ऑब्जेक्ट को, पेंडुलम को, और वो सर्कुलर पाथ पे नीचे आ रहा है, उसके पास वेलोसिटी दिख रहा है भी टेंजेंट के लॉन्ग, ये टेंशन टी, और यहां एक्ट कर रहा होगा mg। हमसे कोई कहे कि ये इस मोमेंट पर टेंशन कितना होगा, तो सर्कुलर डायनामिक्स में हम लोग लिखते हैं F सेंट्रीपेटल इक्वल्स टू m इंटू a सेंट्रीपेटल, F टेंजेंशियल इक्वल्स टू m इंटू a टेंजेंशियल। सर ये क्या चक्कर है? तो याद करो ना, जब भी सर्कुलर पाथ होगा वहां दो लाइन आप एक्स वाई चुन सकते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा, एक जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो और एक जो टेंजेंट की तरफ डायरेक्टेड हो। तो जो टेंजेंट होता है और जो नॉर्मल होता है ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जैसे आप डायनामिक्स में लिखा करते थे Fx इक्वल्स टू एम ए एक्स, Fy इक्वल्स टू एम ए वाई, वैसे ही आप एनालाइज कर सकते हैं Fx एम ए एक्स, Fy एम ए वाई ऑन करिए। और ध्यान रखिएगा कि सर्कुलर पाथ पे जो सेंटर की तरफ एक्सलेशन होता है उसका वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर हम डिराइव करके देखते हैं आएगा, तो ये याद रखना है हमें, वी स्क्वायर बाय आर। यदि ओमेगा दिया गया हो तो ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहां ओमेगा नहीं दिया गया है तो वी स्क्वायर बाय आर। और टेंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सलेशन होगा उसको टेंजेंशियल एक्सलेशन कहते हैं, अभी मुझे नहीं पता ये कितना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, mg के कंपोनेंट बना देते हैं। एक mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा। और एक नए चित्र में फिर से देखते हैं इस आइडिया को। नए चित्र में यदि फिर से देखें, यहां ये सर्कुलर पाथ पे देखिए बॉल, टेंशन mg cos थीटा और mg sin थीटा। फोर्स तो यही दो है, एक बॉल पे वेट और धागे के कारण टेंशन, पेंडुलम पे तो यही दो फोर्स दिख रहे होंगे।
यहां हमने सोचा था ना थीटा, तो mg के इसीलिए दो कंपोनेंट हमने बनाए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो mg को हटा दिया, उसके कंपोनेंट को देखने लगे। हाँ, नहीं ये सीख जाएगा एक दो दिन, अभी सीखने में लगा हुआ। अब हम लोग एक्सलेरेशन देख रहे हैं, तो ये सेंटर की तरफ वाला हमें दिख रहा है AC, वैल्यू v स्क्वायर बाय आर। ये याद ही रखते हैं, यदि v दिया गया हो तो, ओमेगा यदि दिया गया होता तो ओमेगा स्क्वायर आर डिराइव्ड रिजल्ट होता है। v के बदले लिख देते हैं ओमेगा आर, और ये ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है। ये क्यों लिखते हैं, ये अगले पेज पे मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हमें ये पता करना है कि आखिर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। अब सारे फोर्स x या y पे मौजूद हैं, ये x मान लिया, ये y मान लिया। तो जैसे हम लिखा करते थे एफ एक्स एम ए एक्स के बदले हो गया एफ सेंट्रीपिटल एम ए सेंट्रीपिटल, वैसे हो गया टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम, और एक्सलेशन के बदले वी स्क्वायर बाय आर। तो टी का वैल्यू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ये एक टफ पार्ट आपके सामने है, पिछले लेक्चर में जैसा था उससे टफ। और सर टेंजेंशियल का क्या कहानी बनाएंगे? तो टेंजेंट के डायरेक्शन में इकलौता फोर्स है, तो एफ टेंजेंशियल बाय मास। तो एफ टेंजेंशियल कौन हो गया? एम जी साइन थीटा, और एम से डिवाइड कर दिया, तो ये ए टेंजेंशियल आ गया। लेकिन इसका अभी मुझे कोई काम है नहीं। आप चेक करें, नया एक एग्जाम्पल जो पिछले टर्न पे भी था, आज फिर है आपके सामने। यदि ये V नॉट से ऐसे जा रहा होता पेंडुलम, तो यहां पर तो दो ही फोर्स हैं, धागे के कारण टेंशन और ग्राउंड के कारण, अर्थ के कारण mg। और जब भी सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट दिखे तो सेंटर की तरफ एक एक्सलेशन होता ही होता है, v नॉट स्क्वायर बाय आर। तो आप इक्वेशन में क्या लिखोगे? एफ सेंट्रीपिटल एम इंटू ए सेंट्रीपिटल। तो सेंटर की तरफ है कौन कौन? एक टी है और अपोजिट एम जी है, तो टी माइनस एम जी नेट फोर्स हो गया एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर, और टी कितना हो गया? एम जी प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर। तो ये टेंशन कैलकुलेट करने का तरीका है। आप एक नया पॉइंट सीखते हैं आज, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। और इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स is called
moment of force is called angular momentum. और आगे इसमें एक पॉइंट ध्यान रखते हैं, रोल ऑफ एंगुलर मोमेंटम is same as role of linear momentum. एक सेकेंड, थोड़ा करेक्ट करिए, रोल ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशन, इन rotation is same as role of linear momentum in translation. तो सर मुझे तो रोल पता ही नहीं है, तो मान लो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम टर्म यूज करते हैं L और लीनियर मोमेंटम के लिए यूज करते हैं P। तो आपको याद आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। तो इसका भाई रोटेशन, ये ट्रांसलेशन में कह रहे हैं, रोटेशन में लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। आप यहां से ये भी चेक करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या कहता है, इफ F0 देन P कांस्टेंट। क्योंकि यदि F0 है तो रेट ऑफ चेंज हो ही नहीं रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। यदि फोर्स 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यदि फोर्स 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम 0, और यदि लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज 0 है इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। यदि चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक ना अबरा। तो इसी तरह हम दूसरा रूल देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो कहता है इफ टॉर्क 0 देन L कांस्टेंट। अभी भी आपको थ्योरेटिकल आइडिया मिला कि एंगुलर मोमेंटम कोई क्वांटिटी है जो वैसा ही है जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, ट्रांसलेशन में जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। यदि लीनियर मोमेंटम के चेंज की बात करूंगा तो उसके टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने का जो रेट है वो है फोर्स, उसी को फोर्स कहते हैं। तो उसी तरह यदि एंगुलर मोमेंटम के टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कहीं होता दिखे तो उसके टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने का जो रेट है दैट इज टॉर्क। तो यदि फोर्स 0 होगा इसका मतलब लीनियर मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने का रेट 0 होगा, और यदि लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो फोर्स 0 होना क्या कह देता है, मोमेंटम कांस्टेंट। ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COM। ये COM मेरा तरीका है लिखने का, किताब उसको डिटेल लिखेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और दूसरा क्या कह रहा हूं कि इफ टॉर्क 0 तो देन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। कब टॉर्क 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम 0 होना चाहिए, इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कांस्टेंट है एंगुलर मोमेंटम। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का अभी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिखा है अभी तक, तो उसके लिए एक काम करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं टॉर्क। टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, याद करिए
तो उसी तरह हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ फोर्स। दोनों के आइडियाज एक जैसे दिख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? तो टॉर्क के लिए हमने क्या कहा? डिफिनीशन R क्रॉस F। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने डिफिनीशन क्या कहा? R क्रॉस P। टॉर्क के लिए हमने क्या देखा? dP बाई dt, ये dL बाई dt, एंगुलर मोमेंटम के चेंज का रेट। फोर्स के लिए, और हम फोर्स के लिए क्या देखते हैं? ये इनको अलग लिख रहा हूं, यहां नहीं, ये जैसे F टॉर्क से रिलेटेड दिख रहा है, L P से रिलेटेड दिख रहा है। टॉर्क किसको कहते थे? मोमेंट ऑफ फोर्स। और एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं, वहां क्लियर करेक्ट करना, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब आप कहते हैं टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, तो टॉर्क लिखते हैं R क्रॉस F। और एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए ये मैथमेटिकल रिलेशन डिफाइन किया गया है, L इक्वल्स टू R क्रॉस P। सर ये बात तो मेरे समझ में बड़े मुश्किल से आई। अच्छा याद करो कि यदि एक रॉड था, O पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते थे और F यहां होता था, तो आपने टॉर्क कैसे लिखा था? तो टॉर्क के लिए लिखा था फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में तो यही काम करते थे, और आंखों से देखते थे डायरेक्शन क्या आएगा। तो यहां देख रहे थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है L और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने यूज किया ही नहीं वेक्टर के तरह, आई कैप जे कैप का यूज नहीं किया मैंने, डायरेक्ट ये सोचा फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सोचो ये ओरिजिन है, ये y और ये x, और यहाँ एक ब्लॉक को ऊपर जाते देख रहे हो v स्पीड से, तो इसका लीनियर मोमेंटम तो दिख ही रहा है। तो हम यदि कहते हैं ये d डिस्टेंस पर या l डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है जो उस l के परपेंडिकुलर v स्पीड से जा रहा है, तो L इक्वल्स टू R क्रॉस P होता था। एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वैसे ही इसको भी दिमाग में जगह दो, लीनियर मोमेंटम हो गया mv और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया यदि L, L से मल्टीप्लाई कर लो। तो किसी फोर्स का जैसे हम न्यूमेरिकली टॉर्क निकालते थे किसी पॉइंट के अबाउट, फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलकर, वैसे ही किसी पार्टिकल का जिसके पास लीनियर मोमेंटम है, किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं? लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से काम चला लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, तो टॉर्क लिखा आपने, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F। एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, L इक्वल्स टू R क्रॉस P।
यहां जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो ये हो जाता है टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, एल इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा। लेकिन जब इनको हम इस तरह से देखते हैं, नजरिया बदलते हैं, एफ इंटू आर साइन थीटा, तो ज्योमेट्रिक के ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद ये हमें इस फॉर्मेट में आता दिखता है, ये फोर्स और ये आर साइन थीटा हो जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो यहाँ थीटा आर, आर कौन सा कहलाता है, जहां फोर्स लगता है उस पॉइंट का ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। यहाँ आर के बदले एल है, और आर और एफ के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, तो साइन 90 करेंगे, तो साइन 90 करते ही 1 हो जाएगा, तो एफ इंटू आर या एफ इंटू एल हो जाएगा टॉर्क। आप मैथमेटिक्स में ना उलझे, आप बिना मैथमेटिक्स में गए एक हैबिट बनाएं फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सोचने का। हम बाद में डिटेल देखेंगे, ये वही होता है आर क्रॉस एफ। लेकिन चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट पे बैठ के हमने अभी 10 दिन मेहनत नहीं किया है, तो उस रास्ते पर जाने से अच्छा है कि हम इसको फॉलो करें अभी, फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और क्रॉस प्रोडक्ट आप यूज करना चाहें तो आर वेक्टर देखो, एफ वेक्टर देखो, उनके बीच का थीटा देखो, और वो यूज करो, एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा। यहां भी जो पोजीशन वेक्टर होता है वो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होता है किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और वो जो एंगुलर मोमेंटम निकल करके आता है वो भी किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। यदि आपने ओ लिख दिया है टॉर्क के नीचे, मतलब ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, आर भी किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ओ के रेस्पेक्ट में। किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का। किस पॉइंट का, तो लीनियर मोमेंटम किसी पार्टिकल का है, तो जिस पॉइंट पर वो पार्टिकल है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में। मान लेते हैं ये भी आपको कंफ्यूज कर रहा है, ऐसा हो सकता है, तो आप एक लाइन पर फोकस करिए, टॉर्क फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अब मैं आपको इनके 3-4 एग्जाम्पल में ये सीधे सीधे कैसे कैलकुलेट करें बता रहा हूं। यहां देखिए ये 2 kg का ब्लॉक है और ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। ओ पॉइंट पे आप हैं और ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपसे एंगुलर मोमेंटम निकालने को कह रहा है। तो ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालने को कह रहा है, तो पहले ये देखिए कि ये ब्लॉक यदि आगे जाएगा और आप ओ पे बैठे होते तो आपको गर्दन कैसे घुमानी पड़ती, क्लॉकवाइज। पहले आप यहां देख रहे हैं, फिर यहां देखते, फिर यहां देखते, तो आपकी गर्दन कैसे घूम रही होती, क्लॉकवाइज। तो एल अबाउट ओ आपने डायरेक्शन सोच लिया, क्या होगा, क्लॉकवाइज। और लिखेंगे कैसे, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज एम वी इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है 3, 2 इंटू 5 इंटू 3, और डायरेक्शन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का फील होना चाहिए। सर इसका यूनिट तो आपने बताया ही नहीं, तो देखो ना, मोमेंटम होता है एम वी और ये है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एम वी हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और मीटर ये हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये अलग से याद करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
ये ऐसा यूनिट कहलाता है किसका, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंगुलर मोमेंटम का। और न्यूमेरिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीनियर मोमेंटम देखते हैं, उसका लाइन देखते हैं, और जहां बैठे हैं वहां से उस लाइन को पकड़ने के लिए कितनी बड़ी हाथ चाहिए, कितना बड़ा डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट, उस लेंथ को ढूंढते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डायरेक्शन के लिए ये सोचते हैं कि वो पॉइंट पे हम बैठे हैं और हमें गर्दन कैसी घुमानी पड़ेगी। और ऐसा यूनिट क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि mv का होगा, m का तो मास का तो m ही हो गया, किलोग्राम हो गया, और v होगा मीटर पर सेकेंड, और लेंथ होगा शॉर्टेज डिस्टेंस मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा एक बार ये देखना, यदि तुमसे ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट y एक्सिस पे तो है 6 kg का और 8 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, तो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ क्या होगा। तो मुझे ये बताओ, क्या ओ पॉइंट पे बैठ के आपको गर्दन घुमानी पड़ेगी, तो डायरेक्शन तो होगा नहीं, और किस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होता, तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होता, तो एल अबाउट ओ हो जाएगा जीरो। क्यों, एक बात और देखिए, ध्यान से देखिए, जो लीनियर मोमेंटम है उस लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन आपको दिख गया, और ओ पे आप बैठे हैं, तो आपको पकड़ने के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस कितना चाहिए, जीरो, शॉर्टेज डिस्टेंस तो चाहिए ही नहीं, वो तो बस उसी से जा रहा है। तो एल अबाउट ओ आप क्या लिखते हैं, मोमेंटम इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस, मोमेंटम इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तो ओ से ही गुजर रहा है, शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा। अच्छा सोचो ना, ऐसे फोर्स लगता जैसे 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में फोर्स होता, और ओ के रेस्पेक्ट में हम एंगुलर मोमेंटम ढूंढते, तो क्या हो जाता, जीरो, सॉरी टॉर्क ढूंढते तो जीरो हो जाता। उसी तरह ये एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं, जीरो हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम में डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज कहते हैं तो इनवर्ड द प्लेन एक्सिस के अलोंग, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आउटवर्ड द प्लेन। यहां चेक करिए, एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे जा रहा है 6 kg का 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर 2 मीटर। ओ पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम जानना चाहते हैं, तो ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मोमेंटम का जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को ओ से हाथ बढ़ाकर हम पकड़ते हैं, तो शॉर्टेस्ट लेंथ कितना होगा हाथ का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जिससे कि हम ओ से एमवी के लाइन को टच कर सके। तो एमवी का डायरेक्शन देखो तो क्या आ रहा है, एमवी का डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन दिखा, ब्लू कलर से दिखाया, और उसको पकड़ने के लिए आपको शॉर्टेस्ट कितना लेंथ चाहिए, तो ये वाला लेंथ चाहिए। जो एमवी का लाइन दिख रहा है उसको पकड़ने के लिए ये वाला लेंथ दिया कितना गया है, 2 मीटर। सर वो तो थोड़ा गैप रह गया, गैप नेग्लेजिबल है, पार्टिकल छोटा है मान के चलिए, तो पार्टिकल उस लाइन पे चल रहा है, तो उस लाइन को आपने पकड़ने के लिए जो हाथ बढ़ाया उसे, तो कितना मीटर का हाथ चाहिए, कम से कम 2 मीटर का। तो मोमेंटम कितना है mv, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दिख रहा है 2, 6 इंटू 5 इंटू 2, 60 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यार आप बताना, ये क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा गर्दन ओ पे बैठ के ब्लॉक को देखने के लिए, या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखिए, ये आप पहले इधर देख रहे हैं, फिर ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, इधर देखेंगे, फिर ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, इधर देखेंगे, तो गर्दन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम ओ के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं उसका डायरेक्शन लिखेंगे क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज से मतलब इनवर्ड द प्लेन, सर्किल लिख के क्रॉस कर देते हैं तो वो बताता है कि सरफेस के भीतर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका पारंपरिक दिशा है, कन्वेंशनल डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग जेड एक्स वाई यदि है। एंगुलर मोमेंटम हम लिख रहे हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें दिखने लगे। मान लीजिए ऐसे एक ब्लॉक है 2 kg का और जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और आप ये एक्स एक्सिस पे चलता देख रहे हैं और ये ए पॉइंट है, कोई ऑब्जर्वर यहां पर है। अब आपको इस पार्टिकल का ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताने को कहा गया, ओ के अबाउट नहीं, ओ के अबाउट भी बताने को कहा गया। यदि ओ पे होता ऑब्जर्वर तो ओ पे होता ऑब्जर्वर तो क्या आपको गर्दन घुमानी पड़ती? ओ पे बैठे रहते तो, ओ पे बैठे रहते तो, ओ यहाँ पे है जहां एक्स एक्सिस है, ओ पे बैठ के देखते तो सामने जा रहा होता तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 होता। लेकिन ए पर बैठे होते तो आपको गर्दन घुमानी होती या नहीं गर्दन घुमानी होती? कैसे गर्दन घुमानी होती? एंटी क्लॉकवाइज। और शॉर्टेज डिस्टेंस मान लो दिया गया है 5 मीटर एमवी के लाइन ऑफ एक्शन का। एमवी का लाइन ऑफ एक्शन सर कैसे देखते हो आप? अरे यार जो भी का डायरेक्शन होता है तो हम ए के अबाउट यदि देखते हैं तो मोमेंटम इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस, मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मोमेंटम ए पॉइंट से पहले शॉर्टेज डिस्टेंस देखो कितना, तो 5 मीटर, और वो मोमेंटम कितना दिख रहा है तो 2 × 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एमवी, तो मल्टीप्लाई होके हो गया 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और डायरेक्शन के लिए बोल देंगे ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं तो एंटी क्लॉक वाइज। तो सर क्या केवल पार्टिकल का आप एंगुलर मोमेंटम लिखोगे? नहीं, यदि कोई रिजिड ब्लॉक हो घूम रहा उसका भी एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। तो सर कैसे लिखोगे? हाँ, इस पे विचार करते हैं। अच्छा, लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते होंगे? तो m का जुर्मा भाई कौन है और v का जुर्मा भाई कौन है रोटेशन में? m का जुर्मा भाई कौन है कुंभ के मेले में जो बिछड़ा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और v का जुर्मा भाई है ओमेगा। तो आपको एक आइडिया ये भी रखना है कि L अबाउट यदि एक्सिस हमसे पूछ रहा है तो I अबाउट एक्सिस पता कर लो, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो फॉर रिजिड बॉडी। और जो L का डायरेक्शन हम ढूंढ रहे हैं वो वही होगा जो ओमेगा का डायरेक्शन है। सर मैं आपकी बात क्यों मान लूं? एक काम करो, पहले मुझे ये बताओ, एक पार्टिकल को यदि सर्कुलर पाथ पे घूमता देख रहे हो तो उसका जो v है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और उसके घूमने वाला जो वेलोसिटी ओमेगा है, क्या इनमें रिलेशन हम जानते हैं कोई या नहीं? एक रिलेशन होता है v बराबर ओमेगा आर। सर मैं क्यों मान लूं? एक काम करो, देखो ये छोटा सा डिस्टेंस आगे चला आया, तो छोटा सा डिस्टेंस आगे चला आया तो इसको कह देते हैं डेल्टा एस, और यदि एंगल है ये डेल्टा थीटा तो हम लोग क्या जानते हैं? एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाय रेडियस, और डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी 1 बाय आर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब बताइए डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हो गया ओमेगा 1 बाय आर और डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो गया v।
डिस्प्लेसमेंट के चेंज का रेट वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी के चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज का रेट एंगुलर वेलोसिटी। तो हम एक रिलेशन ये जानते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, या वी बराबर ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर या वी बराबर ओमेगा आर, जो भी आपको पसंद आए। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वी यदि कोई पॉइंट मास हो और सर्कुलर पाथ पे हो, तो उसका जो एक वेलोसिटी होगा जो ट्रांसलेशनल बोलोगे, स्ट्रेट टेंजेंट के लॉन्ग दिखाते हो, और एक होगा जो एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे, कितने टाइम में कितना एंगल घूम रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा और वी में जो रिलेशन होता है, ये होता है वी बराबर ओमेगा आर। इस वजह से आप यदि किसी रॉड को घूमते देखते हो, तो रॉड पे तो ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे, एक चक्कर तो सेम टाइम में लगाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होगा। मान लो ये r1 डिस्टेंस पे है पार्टिकल, m1 इसका मास है और इसका वेलोसिटी है v1। उसी तरह r2 डिस्टेंस पे है पार्टिकल, इसका मास है m2 और वेलोसिटी है v2। तो v1 होगा ओमेगा r1 और v2 होगा ओमेगा r2। तो यदि आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम m1 v1 इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस प्लस लीनियर मोमेंटम m2 v2 इंटू उसका शॉर्टेज डिस्टेंस r2। और याद करिए, ये v1 के बदले आपने क्या लिख दिया, v1 के बदले लिख दिया ओमेगा r1 इंटू r1, v2 के बदले क्या लिख दिया, ओमेगा r2 इंटू r2। ये कितना हो गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, और ऐसे बहुत से होंगे ना पॉइंट्स, और उनमें ओमेगा कॉमन निकल के बाहर चला आया, तो पहला वाला पार्ट क्या बन जाएगा, आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा। क्यों, क्योंकि डिफिनेशन क्या था, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये क्या हो जाता था, याद करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप पहले वाले लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, समेशन MIRI स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्योंकि बहुत से पॉइंट थे, ये हो गया आई ओमेगा, और आई किसके अबाउट, जहां से डिस्टेंस देख रहे हैं। तो रिजिड ऑब्जेक्ट यदि कोई है, तो जिस एक्सिस के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए, उसी एक्सिस के अबाउट पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लो और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। अच्छा चलो, ये याद रखना आपको कठिन लग रहा है, तो मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। यदि आप P के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो रोटेशन में मिलता है L, M के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं तो मिलता है I, V के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं तो मिलता है ओमेगा, और P बराबर आपके सामने आता है mv, तो L बराबर आपके सामने आ जाएगा आई ओमेगा। अरे चेक करो यार, ऐसे भी तो याद रख सकते हैं या नहीं याद रख सकते, सर ये क्या बात हुई, अरे वही बात हुई यार, P और L कॉरस्पॉन्ड एक दूसरे को कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में लीनियर मोमेंटम और रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम। ट्रांसलेशन में जो मास का रोल है एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ट्रांसलेशन में जो वेलोसिटी का रोल है एंगुलर मोमेंट रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का। तो जब P बराबर आप mv लिखते हो, तो L बराबर आई ओमेगा लिख सकते हो, ऐसे ही नहीं याद रखो, याद रख सकते हैं या नहीं। तो हमने क्या देखा कि एक तो L लिखने का तरीका है R क्रॉस F, और एक L लिखने का तरीका है आई ओमेगा। जैसे टॉर्क लिखने का एक तरीका था R क्रॉस P, और टॉर्क लिखने का दूसरा तरीका था dP बाई dt, या दूसरा तरीका था आई अल्फा।
सही याद दिलाया। आई अल्फा। टॉर्क लिखने के दो तरीके थे, क्योंकि 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 फोर्स लिखते थे एम ए, तो एम के कॉरस्पॉन्डिंग आई, ए के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क। क्योंकि पी लिखते थे एम भी, तो वी के कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा, एम के कॉरस्पॉन्डिंग आई और पी के कॉरस्पॉन्डिंग एल। सर क्या आप लिखते जा रहे हो, मैं तो कुछ नहीं याद रख पाऊंगा। देखो फाइनली याद तो हमें रखना है। दो रास्ते थे टॉर्क लिखने के, या तो टॉ बराबर आई अल्फा लिखते थे, एक तरीका एफ बराबर एम ए सोच के, या दूसरा तरीका था टॉर्क बराबर लिखते थे आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस पी नहीं, आर क्रॉस एफ, वहां गड़बड़ दिख रहा है। टॉर्क बराबर लिखते थे आर क्रॉस एफ, तो एल बराबर आर क्रॉस पी, वहां उल्टा पुल्टा दिख रहा है। एल बराबर आर क्रॉस पी, ये एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। ऐसे फिर से एक बार देख लें। ये फॉर्मूला जनरली पॉइंट के लिए यूज करते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट देखने के लिए। और ये जो यूज करते हैं ना एल आई ओमेगा, ये जनरली यूज करते हैं एक्सिस के अबाउट देखने के लिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिफाइन किया हुआ है एक्सिस के अबाउट ही। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने डिफाइन किया हुआ है वो किसके अबाउट डिफाइन किया हुआ है, एक्सिस के अबाउट। पॉइंट के अबाउट नहीं बोलते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस बोलते हैं, जनरली यही बोलते हैं ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर्स के अबाउट कितना, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कितना, सिलेंडर का उसके एक्सिस के अबाउट कितना, ऐसे ही बोलते हैं, या टेंजेंट के अबाउट कितना। तो आपको पहले मैं एंगुलर मोमेंटम आप देख पा रहे हैं या नहीं उसके बारे में पूछता हूं। देखिए एक प्रोजेक्टाइल है मास m, और इसको आपने u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ऐसे आके गिरता। तो आपसे कहा गया फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल when it is at maximum height, just दूसरा पार्ट just before hitting the ground। दो पार्ट में पूछ रहा हूं। फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल when it is at maximum height, पहला पार्ट when it is at maximum height, और दूसरा है just before hitting the ground। किसके अबाउट, about the point of projection, point of projection, क्योंकि किसी न किसी जगह पर ऑब्जर्वर को रखना होगा। हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट जानना चाहते हैं कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना लिखेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में, और जब पार्टिकल जमीन को हिट करने वाला होगा उस समय कितना लिखेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में। है तो ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, लेकिन प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में थोड़े ना बनेगा जब तक आप रोटेशन नहीं पढ़ लेंगे। पहले मुझे ये बताइए, जब आप आसमान ऊपर जाता देखेंगे गेंद को, तो ऊपर आते आते इसके पास तो केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगा u cos थीटा, क्योंकि अब और ऊपर जाने की इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है। और हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर में पढ़ते हैं आप, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g फ्रॉम प्रोजेक्टाइल।
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है पत्थर पे, हवा में फेंकने के बाद केवल ग्रेविटी एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। तो वर्टिकल वाला जब 0 हो गया वो हो गया मैक्सिमम हाइट, और ऊपर ये नहीं जाना चाहता। और अब आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का आप चेक करो लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ओ पे बैठ के उस लाइन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाओ, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना चाहिए? अब परफेक्ट। और ओ पे बैठ के देखेंगे तो गर्दन कैसे घुमाना पड़ता होगा? तो एल अबाउट ओ जो आप देख रहे हैं पहले वाले केस में एट मैक्सिमम हाइट, एल अबाउट ओ, ये लिखेंगे लीनियर मोमेंटम m इंटू यू कॉस थीटा इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस h, m इंटू यू कॉस थीटा लीनियर मोमेंटम इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस h, और डायरेक्शन लिखेंगे क्लॉकवाइज। आपने लीनियर मोमेंटम देखा m इंटू यू कॉस थीटा, क्योंकि पार्टिकल का मास है m और वेलोसिटी है उस मैक्सिमम हाइट पे यू कॉस थीटा, पहले वाला। और उसका जो लाइन ऑफ मोमेंटम है, उस लाइन को पकड़ने के लिए उसे आप हाथ बढ़ाते हो तो कम से कम h हाइट का हाथ चाहिए, उसे पकड़ पाओगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा h। और गर्दन ओ पे बैठ के देखो, बॉल आपसे दूर जा रही है आगे, तो गर्दन उसमें घुमाना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा थोड़ा, और वो कैसा? क्लॉकवाइज। या जो लाइन ऑफ एक्शन है उसमें पार्टिकल कोई चलता तो गर्दन कैसे घुमाते, ये सोच लो, क्लॉकवाइज। लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो दिख रहा है ब्लू कलर का, उस पे पार्टिकल चलता, ओ पे आप बैठे होते तो गर्दन घूमता लेफ्ट से राइट, क्लॉकवाइज। अब एक पार्ट में तो आपने लिख लिया, और बॉल जब ये जमीन को हिट करने के लिए आई तो याद करिए जितने एंगल पे यहां आ रही है फेंका गया है उतने पे टकराने के लिए भी आएगा, और टकराने के लिए आया तो उसके मोमेंटम देखिए, जो फेंकते वक्त स्पीड था वही जमीन पे आते वक्त भी स्पीड होगा। क्यों? क्योंकि फिर से वो वही स्पीड गेन कर लेता है, स्पीड बढ़ता घटता गया, फिर नीचे आते वक्त बढ़ता गया। अब हम यदि इनके मोमेंटम के दो टुकड़े देखते हैं तो दो टुकड़े कौन कौन से दिखेंगे? एम यू कॉस थीटा और दूसरा दिखेगा एम यू साइन थीटा। और अब बताइए कि किसके कारण हम ओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, ये एम यू कॉस थीटा के कारण या एम यू साइन थीटा के कारण? एम यू साइन थीटा। ऐसा क्यों लग रहा है कि एम यू साइन थीटा के कारण? क्योंकि एम यू कॉस थीटा का लाइन कहां से गुजर रहा है? वो ओ से खुद गुजर रहा है, तो उसके लिए तो कोई शॉर्टेज डिस्टेंस होगा नहीं, वो तो 0 हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। और एम यू साइन थीटा के कारण आपको ओ पे बैठ के एम यू कॉस थीटा के कारण गर्दन नहीं घुमाना पड़ेगा, एम यू साइन थीटा के कारण गर्दन घुमाना पड़ेगा। और वो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है प्रोजेक्टाइल का रेंज, प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से आप जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी फ्रॉम प्रोजेक्टाइल। तो अब आपको दूसरे केस में जब ग्राउंड के जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड एल अबाउट हो जाएगा लीनियर मोमेंटम एम यू साइन थीटा इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस आर, और डायरेक्शन दिख रहा है क्लॉकवाइज। आज बैठकर एक ही काम कर पा रहे हैं, हम एंगुलर मोमेंटम को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप दो दो चैप्टर मिक्स कर रहे हो, ये गलत बात है। कोई नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये एक रॉड है और रॉड को हमने ऐसे घुमाया ओ पॉइंट के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ये एल लेंथ है और ये एम मास है, तो इसमें तो बहुत से लीनियर मोमेंटम दिखेंगे, अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी, और सबको हम इकट्ठा करेंगे
लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट करके, तब आएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ या तो हम समेशन करें आर क्रॉस पी लिखकर, या दूसरा रास्ता है एल अबाउट ओ लिख दें आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। तो एल अबाउट ओ यहां हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा। यदि हम बात करते हैं ml²/3 इंटू ओमेगा, यहां आप चेक करिए कि यदि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है तो आई ओमेगा बेहतर ऑप्शन है। यदि आप घूमता देखते एक गेंद को, बॉल को ऐसे, ये m मास का r रेडियस का सॉलिड बॉल होता, सॉलिड बॉल, तो हम इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते? यदि ये ओमेगा से घूम रहा होता तो एल आई ओमेगा सोचना आसान है क्योंकि पार्टिकल तो बहुत से हैं। और आई कैसे लिखते? 2/5 mr², ये याद कर लेते हैं एक्सिस के अबाउट, इनटू ओमेगा, ये एल अबाउट एक्सिस हो जाता। यदि आप देखते कि एक डिस्क है, ध्यान दीजिए, और ये एक रॉड है, ये रॉड और ये डिस्क, और आप ओ पॉइंट के अबाउट इसको बांध के घूमता देख रहे हैं, तो हम जब एल अबाउट ओ देखते तो ये क्या हो जाता? आई अबाउट ओ, किसका? इनटू ओमेगा। तो एल अबाउट ओ देखते तो आई रॉड का अलग, डिस्क का अलग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ओ के अबाउट, इन दोनों को सम कर लेते, और सम करने के बाद इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते? ओमेगा से। किससे मल्टीप्लाई करना है? ओमेगा से। आई अबाउट रॉड, आई ऑफ रॉड प्लस आई ऑफ डिस्क इनटू ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग यदि प्योर रोटेशन देख रहे हैं तो आई ओमेगा, और यदि पार्टिकल दिख रहा है अलग अलग तो हर एक का लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, और लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। क्या एंगुलर मोमेंटम के ये दो आइडिया समझ में आ रहा है? एक तो फॉर पार्टिकल L इक्वल्स टू R क्रॉस P, फॉर रिजिड बॉडी L अबाउट एक्सिस, यदि किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तभी तो एंगुलर मोमेंटम। L अबाउट एक्सिस, I अबाउट एक्सिस इनटू ओमेगा। अभी जो हमने बात की इसमें हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में सोचा है। एंगुलर मोमेंटम के लिए या तो अलग अलग पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम देख के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, और अदरवाइज फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन यदि है आई ओमेगा लिख के कैलकुलेट कर लेंगे। यदि कहीं पर
आप बात करते हो टॉर्क की, तो टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे फोर्स होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हो गया स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। ये ऊपर वाला आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ एलटी ग्राफ। जब आप एंगुलर मोमेंटम को बदलता देखते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब वहां टॉर्क है। जब आप लीनियर मोमेंटम को बदलता देखते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब वहां फोर्स है। और ये वेक्टर्स हैं, ऊपर में आप एरो दे देते हैं। ये अगले टर्न पे हम लोग फिर देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी तो पहले एंगुलर मोमेंटम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मैकेनिक्स का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, सर पहला दो कौन सा था? एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये अगले लेक्चर में देखते हैं। यहां तक जिनको लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आया, वो प्लीज हैंड राइज कर दे। बहुत बढ़िया। दिव्यांशु, सौमिल, सुशांत, आर्यन, पलक, वेदांत, वेदांत, अनुष्का, निकिता, कीर्ति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महक, दुष्यंत, अबरार, बढ़िया। विशाल, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।